हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया, गुड इवनिंग। तो दोस्त, आज की जो क्लास है इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा, एमपीजी मास प्रोजेक्ट। आज की क्लास में आपको मजा आ जाएगा। चलिए, उससे पहले कॉन्ग्रेंस के दो तीन सवाल रह गए हैं, उनको खत्म करते हैं, उसके बाद आप बताइए। जी बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी में आपके सामने ट्रायंगल एबीसी का एडी एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल बी 180 डिग्री का है। एबी प्लस बीडी जो है एसी के बराबर है, एबी प्लस बीडी एसी के बराबर है। तो आपसे पूछा एंगल एसीबी कितना होगा, एंगल एसीबी, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, सवाल पूछा गया है। मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिए, ध्यान से समझने वाली बात है कि एडी एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है? सवाल में एबी प्लस बीडी एसी के बराबर है, कहने का मतलब कि अगर एबी की लंबाई x है, बीडी की लंबाई y है, तो एसी आपका जो है x प्लस y है, एसी की लंबाई x प्लस y है। अब बताओ स्टूडेंट, ऐसे सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? आपको ये एंगल एसीबी निकालना है बच्चों, आपको ये एंगल एसीबी अल्फा निकालना है, जब आपको ये एंगल अल्फा को निकालना है। करेंगे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही तगड़ा सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बुद्धि चाहिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको कांसेप्ट सिखाया हुआ है, मैंने बोला था, अब तक आप भूल चुके होंगे, फिर ध्यान देना आपको। अगर किसी सवाल में एक साइड का सम, अगर किसी सवाल में एक साइड की वैल्यू अगर दो साइड के सम के बराबर है, तो वहां पे मुझे ब्रेक करना है, तोड़ना है। अब ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखिए, ये साइड एबी को मैंने x मान लिया, बीडी को y, तो ये तो एसी है, एबी प्लस बीडी यानी x प्लस y। जब भी किसी ट्रायंगल में एक साइड का सम जब किसी ट्रायंगल में साइड दो साइड के सम के बराबर है, तो हमें ब्रेक करना होगा, है ना? ये x प्लस y है, अब एसी की वैल्यू x प्लस y है, तो मैंने अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी, मैंने अपनी मर्जी से साइड एसी पर एक पॉइंट ई इस प्रकार से ले लिया कि ये जो एसी x प्लस y है ना, ए की लंबाई x है और एसी की लंबाई है y है। मैंने अपनी मर्जी से एक पॉइंट यहां पर इस प्रकार से ले लिया कि ये साइड एसी की जो है वैल्यू x प्लस y है, ये ए आपका x हो जाए, एसी y हो जाए, ठीक है? मैंने x और y को अलग अलग ब्रेक कर दिया अपनी मर्जी से, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, तो जब मैं इसको मिलाऊंगा मेरे प्यारे डी को, तो आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है। ध्यान से आप देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है ना? आपको चित्र में नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? दोनों ही ट्रायंगल भी एंगल बराबर है, ये एडी साइड दोनों में कॉमन है, साइड एडी दोनों में कॉमन है, और ये साइड भी x, ये साइड भी x, तो दो साइड बराबर है, बीच एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए, नहीं हो गए? आप बोलोगे हां जी सर कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपने तो मत कर दी, क्योंकि दो साइड बराबर है, बीच एंगल बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बच्चों, थीटा के सामने की ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होगी, थीटा के सामने की ये वाली साइड y है, यानी थीटा के सामने की वाली साइड y होगी, y होगी नहीं होगी? अगर थीटा के सामने की साइड y है, तो थीटा के सामने की साइड y आएगी। आप बोलोगे हां जी। अब ट्रायंगल डीसी को देखो, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये एंगल अल्फा, ये अल्फा हो गया, अल्फा हो गया, तो ये अल्फा एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल हो गया मेरे प्यारे, यहां पे 12 अल्फा, तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होती है। भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो ही कॉरेस्पॉन्डिंग सर्वांग सम के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। अगर एडी के सामने 12 है, तो यहां एडी के सामने 12 है, यहां भी एडी के सामने एंगल भी आपका 12 होगा। बोलो हां कि ना? यहां एडी के सामने 12 है, यहां एडी के सामने ये वाला एंगल 12 होगा। सवाल समाप्त, इसमें कुछ नहीं, आपसे एंगल एसीबी पूछा है, ठीक है? ये एंगल अल्फा आ गया, ये वाला एंगल 12 आ गया, बहुत ही खतरनाक सवाल है। टोटल एंगल बीसी, टोटल एंगल आपको 11 डिग्री का दिया था, टोटल एंगल मुझे अल्फा का मान यहां से पूछा था, ये एंगल पूछा था मुझसे एंगल एसीबी। इसी ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 होता है, जो बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है, वही समझ सकता है, तो ये नहीं है सवाल, ठीक है? छोटे मोटे तरह कुछ नहीं जिंदगी में, ज्यादा उम्मीद ना रखें। 111 डिग्री है, ट्रायंगल तीन एंगल का सम 180 होता है, ये अल्फा है, ये 12 था, ये अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? भाई 111 है, 180 में 111 घटाएंगे 69 डिग्री, तो अल्फा आ जाएगा 69 बटे 3 20 डिग्री। बड़ा अच्छा सवाल है, सभी को समझ में आया होगा, ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, ठीक है? मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आगे चलें, नेक्स्ट 18 नंबर 19 का आपको करेंगे, फिर मैं आपको 20 बताऊंगा लास्ट। जल्दी से क्या आंसर बच्चों सवाल का? सो ये सीधे 2030 का होगा बेटा, 2030 में होगा ना? हां विशाल, ये ब्रेक करना है आपको जी। लेट एबीसीडी कॉन्वेक्स पॉलिटन है ना, एबीसीडी कॉन्वेक्स पॉलिटन है। कॉन्वेक्स पॉलिटन का मतलब होता है कैसा पॉलिटन जिसका हर एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है। कॉन्वेक्स पॉलिटन का मतलब है, आपको नहीं पता होगा लिख लो, जिसका हर आंतरिक कोण 180 डिग्री से छोटा है। इसमें एसी बीडी के बराबर है, एबीसीडी के बराबर है, एंगल बीसी 70 है, एंगल बीसीडी 60 है। तो आपसे एसी और बीडी के बीच में एक्यूट एंगल यूनिट कोण पूछा है। तो आपको एबीसी का पॉलिटन बनाना है कि एसी बीडी के बराबर है, डायगोनल इक्वल करना है, एबीसीडी के बराबर है। तो कैसे बनाना है बच्चों? बीएसी 70, ठीक है? बी एसी इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है ना? बीएसी 70, तो बी ए बी बी एसी ये बराबर हो जाएगा ना, ए बी सी डी, बीसीडी 60, बी एसी 70 डिग्री, बीसीडी 60 डिग्री। बात नहीं बन पाएगी बच्चों, ए बी सी डी, बी ए सी 70, अब समझ में आया, गड़बड़ कर रहे थे, ए बी सी डी, ठीक है? तो बीएसी को मिला लेते हैं यहाँ से, सॉरी यहाँ से इसको मिला लेते हैं बीएसी को, ये एंगल आपका 70 डिग्री का, 70 डिग्री का। इसके बाद बी सी डी 60, ये 60 है, इतनी नहीं बन पाया सही से, तो दोबारा से बनाते हैं। हाँ सुनिएगा मेरे प्यारे, पॉलिटन चित्र बनाना भी आर्ट है, ऐसा नहीं है बेटा के पेपर में एक बार बनाना पड़ सकता है, ठीक है? अब सवाल में दोस्तों आपको दिया है यहाँ पे बी सी डी 60, तो ये बी सी डी डी अब कर लेते हैं। बी सी डी 60 तो होगा क्योंकि एक्यूट आपको बनाना है, आपको ना 60 डिग्री को एक्यूट बनाना है, तो एक्यूट में दोस्तों बना लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एंगल बी सी डी 60 डिग्री का हो गया, ठीक है? और एंगल बी ए सी 70, ठीक है? अब कर लेते हैं बी सी 70, इसको यहाँ से मिला लेते हैं, अब लेते हैं बीएसी को यहाँ से मिला लेते हैं, ये 70 डिग्री का 70 डिग्री का, ठीक है बच्चों? ये टोटल एंगल 60 डिग्री का है, ये टोटल एंगल 60 डिग्री का है। तो पढ़ना इतना आसान नहीं है, ज्योमेट्री बहुत ही आसान है, वो तो आपको ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है एक्चुअल में है, ठीक है? चित्र बना के नहीं बनाना पड़ेगा। बोला है एबीसीडी के बराबर है, यहाँ पे एबीसीडी के बराबर, ये दोनों इक्वल है, जो लंबाई एबी की है वही लंबाई सीडी की है। उसके बाद एबीसीडी के इक्वल है, हमने कर लिया एबीसीडी इक्वल, उसके बाद यहाँ पे एसीबीडी इक्वल है, एसी और बीडी, एसी और बीडी दोनों ट्रायंगल की लंबाई इक्वल है। अभी बीडी को मिलाएंगे, दोनों ट्रायंगल भी इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल मेरे दोस्त यहाँ पर इक्वल बोले हैं, ठीक है दोस्त? जो लंबाई एसी की है वही लंबाई बीडी की, जो लंबाई एसी की है वही लंबाई बीडी की है, ध्यान से रखिएगा, भूल मत जाइएगा। आपसे पूछा एसी और बीडी के बीच एक्यूट एंगल है ना, एसी और बीडी का ट्रायंगल के बीच में एक्यूट एंगल क्या होगा? करो दोस्तों, सवाल है आपके सामने, चित्र बना लिया, ये एंगल बीसी आपको 70 डिग्री का दिया, ये एंगल बीसीडी आपको 60 डिग्री का दिया, एबी और सीडी बराबर है, एसी और बीडी के बीच में एक्यूट एंगल बताना है, एक्यूट एंगल यूनिट कोण करो, जवाब दीजिएगा। पहली बात तो ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम दिखाई दे रहे हैं? भाई एबी जो है वो सीडी के बराबर है, बीडी जो है वो सीए के बराबर है, और एडी दोनों में कॉमन है। आप ध्यान से देखते, थोड़ी बुद्धि लगाते तो कोई अंधा भी बात को बता सकता है कि ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल डीसीए के, एबीडी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल डीसीए के। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही दिखाई दिया, दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल एबीडी वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल डीसीए वाला ट्रायंगल, एबीडी और डीसीए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? भाई ये वाली साइड दोनों इक्वल है ना, जो लंबाई बीडी की है वही लंबाई आपकी एसी, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है? ये एबीसीडी बराबर दिया है और ये वाली साइड एडी दोनों में कॉमन है। जब किसी दो ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट है तो हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मेरे दोस्त यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, हर कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होगी। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई आप ध्यान से देखेंगे, आपको जो निकालना है ना वो ये एंगल निकालना है, वाला एसीबीडी के बीच ये वाला एंगल निकालना है। बताओ आगे यहाँ से कुछ ठीक है 70 डिग्री, यहाँ से कोई फायदा नहीं हो रहा, यहाँ से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, ये ट्रायंगल किसी मायने इन वाले एंगल से कोई फायदा नहीं, नीचे वाले एंगल को देखो। अगर बीच वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो ट्रायंगल बीएसी, आपको ट्रायंगल बीएसी दिखाई दे रहा है, आपको ट्रायंगल बीडीसी दिखाई दे रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी दो साइड बराबर है और ये वाली साइड दोनों कॉमन, ट्रायंगल बीएसी और ट्रायंगल बीडीसी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। देखो साइड एबीसीडी के बराबर है, ये बीडीसी इक्वल है, बीसी दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल बीसी और बीडीसी कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट है तो हर कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर होगा। भाई साहब अगर एंगल 70 है, यहाँ पे 70 है, तो ये एंगल भी 70 डिग्री का है, 70 डिग्री का, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही आएगा, कोई परेशानी आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं है। अब 70 है, ये 60 है, ये एंगल कितना है भाई साहब? ये 50 डिग्री का है, 50 डिग्री का आएगा, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अगर एंगल आपका 70 है, ये 60 है, एंगल कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का, 7 50 120, ठीक? अब ना जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, 50 है, ये 50 होना चाहिए, अगर 50 डिग्री 50 डिग्री होना चाहिए, आप बोलोगे हां सर बिल्कुल 50 डिग्री आएगा। ये 50 है, ये टोटल 60 है, तो कितना बचेगा? 10, ये 70 है, 10 है, एक्सट्रीम एंगल कितना है? 80 डिग्री, 80 डिग्री सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो एसी जब भी दो लाइन काटती है ना, जब भी दो लाइन काटती है तो दो एंगल बनते हैं, आपसे कौन दो लाइन के बीच में कौन सा एंगल बना है? इन दो लाइन के बीच में ये एंगल बना है, ये एंगल बना है, तो इनमें से जो एक्यूट एंगल है वो आपको बताना होता है। अगर मैं आपसे एंगल की बात करूं तो ये एंगल 100 डिग्री का है, लेकिन 80 डिग्री का है, तो आपको बताना है लाइन एसी और लाइन बीडी के बीच में एक्यूट, इन दोनों लाइन के बीच में एक्यूट कितने का बना है? 80 डिग्री का, इसलिए ये सवाल का आंसर होगा। बहुत ही तगड़ा और कंसेप्चुअल सवाल है, ठीक है ना?
नीचे के दोनों ट्रायंगल जो है बीएसी और बीडीसी कॉन्ग्रुएंट है। इसी क्वेश्चन में आपको चित्र बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए 19 नंबर खुद से ट्राई करेगा। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा 20 नंबर। सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अभी भी समझ नहीं आया लेकिन सवाल आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। आपको मॉक टेस्ट में सवाल बहुत ज्यादा दिखाई देगा, परेशान करता हुआ। जी सवाल आपको दिया चित्र में ए बी सी डी स्क्वायर एक वर्ग है। एंगल एम एन वाला एंगल 45 डिग्री का है। डीएम की लंबाई 3 है, बीएम की लंबाई 4 है। आपसे पूछा एमएन की लंबाई कितनी होगी। मैं क्या डायग्राम को बड़ा कर दूं? सवाल तो सभी लोगों ने पढ़ लिया। तो सवाल में पहली बात ये बोला कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक वर्ग है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री का 45 डिग्री बोला। डीएम की लंबाई 3 है, 3 सेंटीमीटर है, बीएम की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा एमएन का मान कितना होगा, एमएन का मान। जी कई बच्चे सवाल का आंसर है, करो एमएन का मान आपको निकालना है। तो एमएन की लंबाई को छोड़ो। अगर आपसे स्क्वायर की साइड पूछ लिया होगा, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, ये साइड ये है, ये साइड ये है, ये सब सारी साइड है। अगर आपसे एमएन को छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपसे स्क्वायर की साइड पूछा होगा तो स्क्वायर की साइड क्या होती है, जवाब देंगे। ये एक वर्ग है, ये है मेरे दोस्तों, ये 45 डिग्री 4 है 3 है। आपसे स्क्वायर की साइड बताना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बेटा, सर्वांग समत्रिभुज है। लास्ट सवाल है, बेसिक चेक करते हैं तो वही जो है नदी ढूंढ लीजिए आप अपने पास। स्क्वायर की साइड देखो मेरे दोस्तों, पहली बात आप मुझे बताओ, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। ध्यान से देखिए मेरे पास कैसे राइट एंगल है 90 डिग्री, ये कितनी डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री। डिग्री 45 डिग्री बोला। डीएम की लंबाई 3 है, 3 सेंटीमीटर है, बीएम की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा एमएन का मान कितना होगा, एमएन का मान। जी कई बच्चे सवाल का आंसर है, करो एमएन का मान आपको निकालना है। तो एमएन की लंबाई को छोड़ो। अगर आपसे स्क्वायर की साइड पूछ लिया होगा, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, ये साइड ये है, ये साइड ये है, ये सब सारी साइड है। अगर आपसे एमएन को छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपसे स्क्वायर की साइड पूछा होगा तो स्क्वायर की साइड क्या होती है, जवाब देंगे। ये एक वर्ग है, ये है मेरे दोस्तों, ये 45 डिग्री 4 है 3 है। आपसे स्क्वायर की साइड बताना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बेटा, सर्वांग समत्रिभुज है। लास्ट सवाल है, बेसिक चेक करते हैं तो वही जो है नदी ढूंढ लीजिए आप अपने पास। स्क्वायर की साइड देखो मेरे दोस्तों, पहली बात आप मुझे बताओ, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे, कैसे राइट एंगल है 90 डिग्री, ये कितनी डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री मेरे भाई। तो दोस्तों अगर ये एंगल थीटा है, ये 45 डिग्री एंगल कितना होगा, टोटल समझ थीटा है 45, कितना आएगा आपको 45 डिग्री माइनस थीटा, टोटल 90 45 45 थीटा कट जाएगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल की दूसरी परिभाषा है ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोण की। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सामने यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। दोनों ही ट्रायंगल में दो साइड पता है, दो साइड। ज्योमेट्री में कैसे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जहां राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसे हर एक सवाल में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। आपको डायरेक्ट दिखाई देती है, दो साइड पता है, ये एंगल थीटा 45 माइनस थीटा, एक एंगल ये थीटा, दोनों कॉमन दिखाई दे रहा है। तो बस यहाँ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोण की लगा सकते हैं। आपको एप्लीकेशन सिखाऊं, कमजोर दिमाग वाला नहीं, मेहनती वाला यहाँ पे पढ़ें। ये राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस एंगल थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस पे क्या रिलेशन बताता है, 10। परपेंडिकुलर लंब और आधार का रिलेशन बताता है 10। तो 10 थीटा कितना आएगा मेरे दोस्तों, 10 थीटा बराबर आएगा 4/1। परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटे आधार। इस वाले राइट एंगल को देखो, 45 माइनस थीटा इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस में क्या रिलेशन बताता है 10। तो 10 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा मेरे दोस्तों यहाँ से 3/8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब 10 a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10 a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10 a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 a 10b है ना। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 है ना, 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा फॉर्मूला लिख लो। 10 a माइनस b का फॉर्मूला 10 a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 a 10b 10 45 डिग्री बनता है। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है वही देखिए, बाकी इसको इग्नोर करते हैं, कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती दिमाग लगाने की, नहीं समझ सकते आप, ठीक है ना। राशि का 3 4 ट्रिक से हो रहा है मेरे पास, मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं आपसे साइड पूछ रहा हूं केवल। 10 थीटा की वैल्यू कितनी 4/8, यहाँ पे 10 थीटा के लिए 4/8 रख सकते हैं, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 10 थीटा के लिए आप लोग 4/8 रख सकते हैं, 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, ठीक है। तो जब यहां से एलसीएम लेंगे तो a माइनस 4 अपॉन a प्लस 4, 10 थीटा के लिए 4/8 यहाँ पे रख देंगे दोस्तों। एलसीएम लेंगे तो ऊपर a माइनस 4 अपॉन a प्लस 4, a माइनस 4 अपॉन a प्लस 4, ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। आप बोलोगे हां जी सर यही होगा, ठीक। बस कैची गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, कैची गुणा सवाल सॉल्व हो गया। a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4a बराबर 3, तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 हो गया और बराबर 4 के बाहर आ जाएगा तो माइनस का बार इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। यहाँ से a का मान निकालना तो a का मान आएगा माइनस का b यानी 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे बच्चों तो 7 का 49 माइनस 4ac करेंगे माइनस का 12 49 49 97 बटे 2 देखिए अपॉन 2। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर की साइड आ गई, सीधा सारा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है ना। क्योंकि स्क्वायर की साइड हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब नेगेटिव साइड लोगे तो स्क्वायर की साइड नेगेटिव आई पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये वर्ग की हो जाएगी a बराबर वर्ग की हो जाएगा 7 प्लस रूट 97 बटे 2। क्या हेल्प कर रही है सुभाष जी, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे वर्ग की होती है, इस सवाल को करवाने से पर्पस ये नहीं, मैं आपको सवाल सिखाना चाहता हूं, इस सवाल को सीखने से आपको कुछ नहीं हुआ। मैं आपको सिखाना ये चाहता हूं कि अगर आपके सामने कोई ज्योमेट्री का सवाल आता है और उसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देते हैं तो वहां त्रिकोणमिति लगाई जा सकती है। ये आपकी एक स्किल डेवलप हुई और वो स्किल मेरे दोस्तों मैं आपके डेवलप करना चाहता हूं। इस सवाल को सीखने सिखाने से कुछ नहीं हुआ, नहीं डायरेक्ट पेपर में आएगा, इसकी स्किल मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जहां राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉमन वैल्यूज दिख रही है, वहां त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री लगाई जा सकती है। यहां से आपने 10 थीटा निकाला, परपेंडिकुलर बटा बेस 4 बटाई, यहां त्रिकोणमिति लगाई 10 45 माइनस थीटा 3 बटाई, 10 a माइनस b का फॉर्मूला लगाया 10 a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 नहीं मुस्कान तुम्हारी, मैंने 45 10 45 1 हो गया माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, 10 थीटा की जगह हमने 4/8 रख दिया। इसको सॉल्व किया मेरे पहले ही आया। रोशन कह रहे हैं a बराबर -4 3 हो सकता है बेटा। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करके माइनस का बार आए, जोड़ के माइनस का 7, ऐसी दो संख्या दुनिया में है जिनकी गुणा करके माइनस 12 जोड़ के 7, जिनकी गुणा करके माइनस 12 आना चाहिए। आप -4 -3 बता रहे हो, गुणा करके 12 हो जाएगा, ये -12 है, विद साइन देखना होता है बच्चों, फैक्टराइजेशन से नहीं हुआ। क्लियर है, आप लोग हां जी सर बिल्कुल सही। ये मेरे दोस्तों एक कांसेप्ट मैंने आपको समझाया। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे, चलिए मेरे दोस्तों। ये आपको 3 दिया 4 दिया, आपसे यहां से पूछा कि mn की लंबाई क्या होगी, mn की लंबाई लेंथ ऑफ mn, ये सवाल था। ठीक है, रितु पहले सर पढ़ाई भी, तो इसको बंद कर दें, बंद कर दें। पेपर में जब सिलेक्ट कॉन्फ्रेंस का सवाल आएगा तो क्या लिखोगे? तुम कैसे सीरियस सवाल कर रहे हो भाई, तुमको पढ़ाई के लिए हर बार पूछ रहा हूं, इतने आसान क्यों हो? एक बार ढंग से बैठ के 7-8 महीने पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते आप? जो हम जो पढ़ा रहे वो नहीं पढ़ना, उसके अलावा सब कुछ करना है। देखिए mn की लंबाई निकालने की सवाल ये है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। जब भी आपके सामने पेपर में इस टाइप का सवाल है, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हर एक सवाल का शिफ्टिंग से कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये ओरिएंटेशन जब भी आपके सामने हो, स्क्वायर स्क्वायर के अंदर इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया, जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल है, ऐसे हर एक सवाल को बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप शिफ्टिंग से कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर शिफ्टिंग क्या है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। शिफ्टिंग का मतलब कि अपने फायदे के लिए एक फिगर को उठा के दूसरी जगह चिपका देना। भैया 45 डिग्री बच्चों, ये एंगल है थीटा, एंगल कितना होगा बच्चों, आपका जवाब होगा सर ये एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा। क्लियर बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो शिफ्टिंग का मतलब किसी एक फिगर को दूसरी जगह सेट कर देना। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे मेरे दोस्तों ये दोनों साइड तो बराबर है ना, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, स्क्वायर की दोनों साइड तो बराबर नहीं, आप बोलोगे हां जी मैं लिख देता हूं चाहे, मैं आपके सामने लिख देता हूं बच्चों। भाई स्क्वायर की ये साइड भी a है, ये साइड भी, स्क्वायर की दोनों साइड बराबर होती है ना, ठीक है, चलो लिखने की जरूरत नहीं, दोनों बराबर है। तो मेरे प्यारे भाई जब भी ऐसा सवाल दिखे स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल बना रखा है, हमें आपको सिर्फ करना है, क्या सिर्फ करना है, इस ट्रायंगल को मेरे दोस्तों उठा के आप यहां पे ला सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, देखो पॉइंट a को यहीं पे रहने दो और ट्रायंगल को ऐसे छुपाओ, यहां पे ऐसे छुपा सकते हैं, ये दोनों साइड तो बराबर है ना, यानी कि जो पॉइंट b है यहां पे, ये भी 90 डिग्री यहां पे आ जाएगा, मतलब मेरे दोस्तों इस प्रकार से इस ट्रायंगल को यहां से छुपाओ, यहां पे लगा दो। भाई ये दोनों स्क्वायर की साइड बराबर है, a b और ab, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, यानी कि b की जगह मेरे दोस्तों यहां पे d आ गई, जो वर्टेक्स n है, ये जो वर्टेक्स n है इस प्रकार से आपका n डैश, ठीक है। इस ट्रायंगल को यहां से शिफ्ट करा, रोटेट करा, इसको यहां पे ले आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये वाली साइड तो दोनों कॉमन है ना, ab और ad, दोनों स्क्वायर की साइड बराबर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। ये एंगल थीटा का ये एंगल थीटा दोनों सेम ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दोनों सेम ट्रायंगल, कैसे समझिएगा। थीटा के सामने ये वाली साइड 4 है, थीटा के सामने ये वाली साइड भी 4 है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं। तो आप मुझे बताओ, चाहे आप इसको यहां पे शिफ्ट कर लो, चाहे इसको यहां पे शिफ्ट कर लो, दोनों से ही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल मेरे चाहे इसको उठा के यहां ले आओ, चाहे इसको उठा के होगा। तो टोटल एंगल थीटा 45 माइनस थीटा 45 डिग्री का टोटल एंगल हो गया। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। सवाल सॉल्व। यहां से देखो मेरे दोस्तों ट्रायंगल MAN डैश है, जो त्रिभुज है MAN डैश, ये त्रिभुज है मेरे दोस्तों MAN, इन दोनों ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल है MAN डैश, ये ट्रायंगल है बच्चों MAN, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये भी एंगल 45 डिग्री का, ये भी एंगल 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री 45।
ये दोनों वाली साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ये वाली साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, आप बोलोगे जी सर भाई ये दोनों तो सेम ट्रायंगल है, 90 के सामने जो लेंथ है यहाँ भी 90 के सामने सेम लेंथ होगी, भाई ये दोनों तो सेम ट्रायंगल है, ये वाला मैंने इसको छुटा के यहाँ पे शिफ्ट करा केवल, यहाँ 90 के सामने जो लेंथ है यहाँ भी 90 के सामने से वही लेंथ होगी, ये दोनों तो सेम ट्रायंगल है, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करा मैंने, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मैं जो बोलूँ समझिएगा, ट्रायंगल MAN डैश दोनों ही ट्रायंगल को देखेंगे, ये 45 डिग्री होगा, 45 थीटा 45 थीटा टोटल 45 डिग्री आएगा, ये वाली साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ये साइड इक्वल है मेरे दोस्तों, दो साइड बराबर हैं, दो साइड बराबर हैं और बीच का एंगल बराबर है, तब मनीष तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि समान सम हो गए, जब दो भुजाएं बराबर हैं उनका बीच एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, आप बोलोगे हां जी सर, 45 डिग्री के सामने ये कितना होगा 4 3 7 है, 45 डिग्री के सामने 4 3 7 सेंटीमीटर आना चाहिए, इस सवाल का आंसर 7 है, कुछ बच्चे 5 बता देते सर 3 4 5 कुछ भी, ठीक है भाई, है ना मेरा सवाल, तो इस टाइप का कोई सवाल आएगा ना इस तरीके से करेंगे मेरे प्यारे भाई, हर एक सवाल का आंसर सॉल्व होगा, मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया है, और आप इस टाइप का सवाल करेंगे, हां ये सारा फिगर में सॉल्व लेकिन वही बता सकता है जिसने चीज पहले से पढ़ी हो, ये दोनों ट्रायंगल बच्चों सेम है, इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट करा है, तो 90 के सामने यहाँ पे लेंथ है, 90 के सामने हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, मींस हैप्पी थोड़ा आएगा ना, हैप्पी में कैसे सवाल आते हैं चिपको, तुम्हारी तरह चिपको सवाल आते हैं, क्यों भूल जाते हो, ये आते हैं ये लेवल है, ये निकला मैंने आपको आसान भी हुआ है, कॉन्फ्रेंस के स्कूल का 8 सवाल देखो कितने आसान है, देखो उत्तर आ गया है, लेकिन आप केवल इनको करके अपना आपको असली दे दो, सांत्वना दे दो, तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है चलेगा, कुछ बच्चे रख लेते हैं, रखने से काम नहीं चलेगा, पेपर में एग्जैक्ट सवाल नहीं आएगा, थोड़ा बहुत फेर बदल करके आएगा, वो तभी तक आपको प्रॉपर कांसेप्ट पता हो, ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं, अब बिना शिफ्टिंग के भी हो सकता है, लेकिन वो सब बेकार है, सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन है, स्मार्ट सीखो, स्मार्ट बनो, चाहे देर में बनो, जी ये बताइए घर बढ़िया जगह बनाओ, चाहे लेट से बनाओ, थोड़ा मोटा ऐसा मकान बना भी दिया तो फायदा क्या, अगला कंसेप्ट नेक्स्ट आपके सामने सब लोग अपनी कमेंट डालेंगे एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री, एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री, मास पॉइंट ज्योमेट्री शॉर्ट में इसको कहेंगे मेरे दोस्तों एमपीजी, दूसरी बात ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मास पॉइंट ज्योमेट्री आप ये कंसेप्ट है, क्या है ये कंसेप्ट है, एक ही सिंगल कंसेप्ट है, और आप सिलेबस चेक करेंगे तो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको हमारे सिलेबस में तो देखो बना रिजल्ट आ रहा है, ऐसे आप खूबसूरत दिमाग में जा सकते हैं, कहां ठीक है कह लीजिए, पेपर में सवाल आते हैं मेरे दोस्तों रेशियो निकालने के लिए, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, सभी लोगों ने देखा भी होगा, चित्र नहीं दिया था आपको ट्रायंगल देगा, ट्रायंगल में ऐसे लाइन खींच देगा, आपको कोई दो रेशियो देगा और आपसे तीसरा रेशियो पूछेगा, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले हैं, या तो फॉर्मूले को याद करो वहां से आपका सवाल सॉल्व होगा, हर फिगर के लिए अलग फॉर्मूला, तो इस प्रकार से आपके पास 8 10 फॉर्मूले हो जाएंगे, या तो 8 10 फॉर्मूले को याद कर लो, या एक कंसेप्ट है ट्रिक को सीख लो, आपका सारा काम आसान हो गया, एक कंसेप्ट से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, तो ये केवल इसलिए सिखा रहा हूं मैं, बहुत कम डिटेल से सिखाते हैं कि आपको फॉर्मूला याद करने का बर्डन नहीं रहेगा, ना ही आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ना पेपर में आपको टाइम लगेगा, और इस टाइप के सारे सवाल आप एक ही कंसेप्ट से कर पाओगे, समझ में आ गया, क्लियर, चलिए दोस्तों ना, अब मेरे दोस्तों इस बात का मतलब क्या है, मास पॉइंट ज्योमेट्री है क्या, मास पॉइंट ज्योमेट्री फिजिक्स का कंसेप्ट है, फिजिक्स का कंसेप्ट है, उस फिजिक्स के कंसेप्ट को मेरे दोस्तों एक हैदराबाद के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े उनकी डेथ भी हो गई, एमपीजी को मास पॉइंट ज्योमेट्री कोई नहीं इसकी ज्योमेट्री में इस्तेमाल कर दिया मेरे दोस्तों, एक फिजिक्स के कंसेप्ट को ज्योमेट्री में इस्तेमाल कर दिया, क्या है कि वजन रख के बात रख के बैलेंस करना, मास पॉइंट ज्योमेट्री मतलब है फिगर को बैलेंस करना, बैलेंस करेंगे हम फिगर को, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, और ये कहां लगेगा मेरे दोस्तों, ये लगेगा सीमेंस में, पहले समझने की कोशिश करेगा सीमेंस में, ध्यान से आप जानते हैं पहले सीमेंस क्या होता है, व्हाट इज सीमेंस, देखो दोस्तों देखो, जैसे पहले बच्चों मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं, जैसे मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं, सीमेन आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी बिंदु को मिला दो, तो ये जो लाइन है सीमेन कहलाती है, तो जैसे ये जो एरिया का ट्रायंगल एक सीमेन है, ठीक है बच्चों, सीमेन में ये कंसेप्ट लगेगा, अब मास पॉइंट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, सुनिएगा मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, पहले फिजिक्स की बात करते हैं कि कहां से इसका जन्म हुआ, फिर मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि कहां पे लगेगा, फिर सवाल करेंगे, चैप्टर को सॉल्व करेंगे, जल्दी से समझ लेंगे, जैसे आप अपनी मैडम को लेके पार्क में जाकर झूला झूलने, ठीक है ना, अदरवाइज मत लीजिएगा 2 मिनट निकल सकते हैं, आप अपनी मैडम को लेके अपनी गर्लफ्रेंड को लेके अपने प्रियजन को लेके, ठीक है अपने दोस्त को लेके पार्क में जाकर झूला झूले, आपने झूला देखा है ऐसे बीच में झूला टिका हुआ होता है, यहाँ बैठने के लिए जगह होती है और यहाँ बैठने के लिए जगह होती है मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल बीचों बीच में, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपका वजन है सपोज 70 किलो 70 किलो आपका वजन है, और आपकी गर्लफ्रेंड का वजन बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में, और आपकी गर्लफ्रेंड का वजन भी 70 किलो 70 किलो 70 किलो, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे, आपकी गर्लफ्रेंड का वजन भी 70 किलो है, और ये झूला है बिल्कुल बीचों बीच में मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं पिपिकल पॉइंट, जहां इसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है बैलेंसिंग पॉइंट बोल लीजिए इसको, इस पॉइंट पे मेरे दोस्तों बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच में, आपका वजन 70 किलो आपकी मैडम का वजन 70 किलो, तो झूला एकदम बैलेंस रहेगा, ना इधर को झुकेगा ना इधर को झुकेगा, बिल्कुल झूला बैलेंस रहेगा, शीशो बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, शीशो, इसमें कोई डाउट नहीं भाई, अगर आपका वजन 70 किलो आपकी मैडम का वजन 70 किलो, आप झूले पे झूल रहे हैं, तो झूले को बैलेंस करने के लिए आपको झूले को कहां पे टिकाना होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बीचों बीच में आपको टिकाना होगा, बिल्कुल बीचों बीच में, इसके इधर भी लंबाई रखेंगे, इसके इधर भी लंबाई रखेंगे, ठीक, आप बोलोगे हां जी सही बात, तो सही समझ में आ गई, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका वजन है मेरे दोस्तों, आपका वजन है 70 केजी, 70 केजी मेरे दोस्तों, और आपकी गर्लफ्रेंड का वजन है केवल 40 केजी, 40 केजी 40 केजी वजन है, तो झूले को बैलेंस करने के लिए आपको कहां टिकाना होगा मेरे दोस्तों, जवाब दो, किसकी तरफ जाके टिकाना पड़ेगा, आपका वजन 70 किलो आपकी मैडम का वजन 40 किलो, तो झूले को बैलेंस बीचों बीच में, अगर बीचों बीच में कर दोगे तो आपकी तरफ झुक जाएगा ना, आपका वजन ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए कैसे रहे, किस तरफ आपको पिपिकल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, जवाब दीजिएगा, आपका वजन हमारी ना तो कोई प्रियजन है ना हमने कहीं ऐसा कहा, भाई फिजिक्स तो खराब है ही तुम्हारी, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दिलाता हूं, आपका वजन 70 किलो आपकी मैडम का वजन 40 किलो, झूला है, झूले पे दोनों लोग बैठे हैं, झूला अगर बीच में रखोगे तो आप झूला आपकी तरफ झुक जाएगा, लेकिन अगर आपको झूले को बैलेंस रखना है, बिल्कुल ऐसे रखना है, तो पिपिकल पॉइंट को किस तरफ शिफ्ट करना होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं 40 केजी की तरफ, कुछ बच्चे कह रहे हैं 70 केजी की तरफ, जाके एक बार पार्क में करके देखिएगा, 70 केजी की तरफ इधर की तरफ शिफ्ट करना होगा, थोड़ा बीच से यहाँ पे बीच में करना होगा मेरे दोस्तों, बैलेंस इधर की तरफ थोड़ा शिफ्ट करना होगा, आपको कंसेप्ट पता ही नहीं है, कभी आपने टॉर्क पढ़ा है मेरे दोस्तों, टॉर्क नहीं पढ़ा, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, फिजिक्स का बड़ा बेसिक कंसेप्ट है कि अगर कोई चीज बैलेंस है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई चीज बैलेंस है, कोई झूले को बैलेंस कर रहे हो, किसी भी लेंथ को बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस मतलब झुकाव किसी की तरफ नहीं है, बिल्कुल सीधा है, इन बैलेंस कंडीशन, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे m1 वेट लगाता हूँ m1 और यहाँ पे m2 का आदमी बैठा है मेरे दोस्तों m2 वजन का, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे सपोज आप इसको बैलेंस करो, यहाँ पे बैलेंस है, इस पॉइंट पर आपका बैलेंस है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये लेंथ जो यहाँ से आती है L1 है, ये जो लेंथ है मेरे दोस्तों यहाँ से आती है L2 है, क्लियर है, अगर ये झूला बैलेंस है, यहाँ पे m1 किलो का आदमी बैठा है, यहाँ पे m2 का आदमी बैठा है, यहाँ पे झूला बैलेंस हुआ इस पॉइंट पे, L1 L2 है, तो झूला बैलेंस तभी हो सकता है, झूला बैलेंस तभी हो सकता है जब m1 और इस मास की, मास मतलब द्रव्यमान, इस मास की इस बैलेंसिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस है L1 m1 L1 का जो प्रोडक्ट है वो बराबर हो m2 L2 के, अगर ऐसा नहीं है तो झूला बैलेंस नहीं होगा मेरे दोस्त, ये फिजिक्स का नियम काम करता है कि m1 वहाँ L1 बराबर m2 वहाँ L2 होता है, ठीक है दोस्त, ये बात समझ में आई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात एकदम क्लियर है, अगर कोई शीशा को झूला बैलेंस किया गया, यहाँ पे m1 मास, यहाँ पे m2 मास, मास मतलब द्रव्यमान किलोग्राम में मेरे दोस्त, m1 की बैलेंसिंग पॉइंट से डिस्टेंस L1 डिस्टेंस L2 झूला तभी बैलेंस हो सकता है जब m1 L1 बराबर m2 L2, अगर m2 को उधर ले जाऊंगा तो m1 से m2 का रेशियो कितना है मेरे प्यारे, m1 से m2 का रेशियो बराबर L1 को उधर ले जाएंगे बराबर L2 बटे m1, m1 बटे m2 बराबर L2 बटे L1, आपको दिखाई कि जो मास का रेशियो होगा, जो द्रव्यमान का रेशियो होगा उसका रिवर्स लेंथ का रेशियो होगा, जो मास का रेशियो होगा उसका रिवर्स लेंथ का रेशियो होगा, आप बोलोगे जी सर जो मास का रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई उसका रिवर्स लेंथ का रेशियो होगा, m2 बराबर L2 L1, जो द्रव्यमान का अनुपात है उसका रिवर्स आपका जो है लेंथ का रेशियो होगा, एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों आप झूला झूलने जाते हो, आपका वजन मेरे दोस्तों यहाँ पर 80 केजी है, 80 केजी, ठीक है, आपकी मैडम का वजन जो है मेरे दोस्तों 50 केजी 50 केजी, और ये जो झूला है मेरे दोस्तों ये 273 सेंटीमीटर लंबा है, 273 सेंटीमीटर लंबा है, तो अगर मुझे झूले को बैलेंस करना है, बैलेंस तो कहां पे टिकाना होगा, ज्यादा वजन की तरफ, यहाँ पे मेरे दोस्तों को बैलेंस करना होगा मेरे प्यारे, यहाँ पे तो ये लेंथ कितनी होगी, जवाब देंगे लेंथ कितनी होगी, झूले को यहाँ बैलेंस किया गया तो लेंथ कितनी होगी मेरे प्यारे भाई, मास ज्यादा है लेंथ कम होगी, मास कम है लेंथ ज्यादा होगी, कि जो मास का रेशियो होगा, जो वजन का रेशियो होगा उसका उल्टा लेंथ का रेशियो आएगा, झूला बैलेंस किया गया आपका वजन 80 किलो, आपकी मैडम 50 किलो, रेशियो कितना है, मास का रेशियो 5, वजन का रेशियो कितना, रेशियो 5, तो लंबाई का रेशियो उल्टा होगा 5/8, लंबाई का रेशियो रिवर्स आएगा 5/8, बात समझे, मास का रेशियो कितना, रेशियो 5, 80 50 60 5, ठीक है, तो लंबाई का रेशियो रिवर्स आएगा 5/8, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, टोटल कितना हो गया बच्चों, टोटल हो गया 5 + 8 है,
13 की वैल्यू 273 सेंटीमीटर कितना 13 26 13 21 तो 5 की वैल्यू 21 5 सेंटीमीटर 8 की वैल्यू 21 168 सेंटीमीटर आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन का आंसर है बात समझ में आ गई आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही तो ये एमपीजी के बिहाइंड बेसिक कांसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया मुझे लगता है कि सभी भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी ठीक है ना ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा ये मैं आपको कांसेप्ट क्लियर करने के लिए समझा रहा हूं ठीक है प्रतीक भाई तराजू की बिल्कुल तराजू का कांसेप्ट है तराजू ना सिर्फ ये है फिजिक्स में बातें अगर आपने 9वीं क्लास देख पढ़ी हो ढंग से तो आप ये बात पहले से जानते होंगे इसी कांसेप्ट को ज्योमेट्री में लगाया था ये मैंने अपनी मर्जी से दिया सब कुछ दिया हुआ था जो मास का रेशियो है उसका रिवर्स लेंथ का रेशियो होगा ये दिया है 273 सेंटीमीटर इसमें क्या रिपीट करने वाली बात कोई इतना समय नहीं है कि इस बात को रिपीट करा जाए सिलेबस में निपटाना है तुमको भी दिखना है चलो दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कहां कहां लगेगा मेरे प्यारे भाई ध्यान से पहला सुनिएगा एग्जांपल के लिए आपके सामने ट्रायंगल दिया ये ट्रायंगल एबीसी है एबीसी इसकी सीमेन है 3 सीमेन है एडी बीई और सीएफ ये 3 सीमेन है आपको कोई भी दो रेशियो देके तीसरा रेशियो पूछेगा सबसे पहला 3 फिगर बनते हैं इन 3 फिगर पे सवाल पूछेगा इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको दो साइड रेशियो दिया एग्जांपल के लिए दोस्तों आपको बीडी से बीसी का रेशियो दिया 5 रेशियो 3 5 रेशियो 3 और ए से सी का रेशियो आपको दिया 2 अनुपात 2 साइड रेशियो दिया 2 साइड पे दो भुजाओं का अनुपात दिया बीडी से बीसी का रेशियो 2 रेशियो 3 है ए से सी का अनुपात 2 रेशियो 1 है अब आपसे कुछ पूछेगा पहली फिगर फर्स्ट फिगर एग्जाम में आती है आपसे ए से एफ का अनुपात पूछेगा ए से एफ का अनुपात बताओ क्या है आपसे ए से ओडी का रेशियो पूछेगा क्या है आपसे बी से ओई का रेशियो पूछेगा क्या है आपको सी से ओई का रेशियो पूछेगा क्या है यहां पे जो रेशियो दिया है वो दो साइडों पे दिया है सेकंड फिगर या सुनिएगा जो सीमेन है वो तीनों एक ही पॉइंट से गुजरनी चाहिए तभी सवाल आपके पेपर में आएगा तभी आपके पेपर में नहीं आएगा इतना लेवल नहीं है एसएससी का मास फॉर ज्योमेट्री का बात और इतना डीप सब्जेक्ट है कि आप अपनी पूरी जिंदगी इस एक चीज को पढ़ने में निकाल सकते हो आपके सिलेबस में तो बस शुरुआत है ये ट्रायंगल एबीसी है ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों इसे बना देता हूं ना पढ़ोगे एबीसी और ये सीमेन है एडी बीई और सीएफ इस प्रकार से 3 सीमेन है सीमेन से किसी एक ही पॉइंट से गुजर जाए नो सेकंड फिगर में आपको एक साइड रेशियो देगा एक किसी सीमेन रेशियो देगा एक भुजा का अनुपात देगा एक किसी सीमेन अनुपात देगा कोई भी दो रेशियो देगा आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जांपल के लिए आपको बीडी से बीसी का रेशियो दिया 3 अनुपात 3 अनुपात आपको ए से ओडी का रेशियो दिया 5 अनुपात 2 तो एक रेशियो आपको सीमेन पे दिया है एक रेशियो आपको भुजा पे दिया है आपसे कुछ भी पूछेगा आपसे ए से ईसी का रेशियो पूछेगा ए से एफ भी पूछेगा है ना बी से ओई पूछेगा सी से ओएफ पूछेगा बात समझ में आई आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही थर्ड फिगर ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों मैं आपके सामने फिर से ट्रायंगल बनाता हूं और हम हर फिगर को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे ये ट्रायंगल एबीसी है एबीसी मेरे प्यारे बच्चे ये सीमेन है एडी ये बीई और ये सीएफ और तीनों एक दूसरे को पॉइंट ऊपर काट रहे हैं तीसरा केस है कि आपको दोनों सीमेन पे रेशियो देगा दोनों ही सीमेन पे तो सीमेन पे ही रेशियो देगा जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया है 7:4 7:4 बी से ओई का रेशियो दिया 6:1 बी से ओई का दो रेशियो दिया आपको ए से ओडी का रेशियो दिया बी से ओई का दो सीमेन पे अनुपात दिया आपसे सीएफ से ओएफ का रेशियो पूछेगा ए से ईसी पूछ सकता है बी से बीसी पूछ सकता है एफ से एफ पूछ सकता है आपसे कुछ पूछ सकता है क्लियर है ये तीन फिगर मिली जो आपके सिलेबस के अंदर आती हैं इसके आगे भी बहुत कुछ है लेकिन वो एसएससी में नहीं पूछा जाएगा एसएससी की तनख्वाह केवल जितनी है उसी के हिसाब से आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे ठीक आगे चलते हैं सबसे पहले फिगर नंबर 1 बस इसको ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है चलो दोस्त मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं कैसे मास ज्योमेट्री से इन सवालों को कर पाएंगे मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं बच्चों ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीसी आप बोलोगे हां जी सर आपकी बात को समझिए भाई ये सीमेन है दोस्तों एडी ये सीमेन है बच्चों बीई और ये सीमेन है बच्चों यहां पर सीएफ तो ये तीनों एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं पॉइंट ऊपर काट रही हैं मैं एक ही बार समझाऊंगा एक बार में समझ लीजिएगा ज्यादा भूलिएगा मत ठीक है जी ये आपको दिया हुआ है सवाल में बीडी से बीसी का रेशियो 5:2 है 5 रेशियो 2 5:2 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 5 रेशियो 2 ए से ईसी का रेशियो में दोस्तों क्वेश्चन में वो है यहां पे 4 रेशियो 3 4 रेशियो 3 ये है मेरे प्यारे बात समझे सवाल में बीडी से बीसी का रेशियो 5 रेशियो 2 है ए से ईसी का रेशियो 4 रेशियो 3 है सवाल है आपसे कि बताओ एएफ से एफबी का रेशियो क्या होगा ऐसे किस में क्वेश्चन आए हुए हैं केवल डाटा बदल दीजिए सवाल आ गया सवाल में आपको बीडी से बीसी का रेशियो 5 रेशियो 2 दिया ए रेशियो ईसी 4 रेशियो 3 दिया चलिए मेरे प्यारे दो रेशियो आपको दिए हैं और आपसे पूछा कि एएफ से एफबी का मान क्या होगा जो आपको रेशियो दिए बीडी से बीसी का और ए से ईसी का दोनों में ये पॉइंट सी कॉमन है दोनों में पॉइंट सी कॉमन है तो यहां से शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे पॉइंट सी कॉमन है मेरे प्यारे पॉइंट सी कॉमन है इसी पॉइंट सी से हम लोग शुरुआत करेंगे कौन कौन से शुरुआत करते हैं कांसेप्ट मैंने आपको क्या बताया कांसेप्ट मैंने आपको ये सिखाया है कि मेरे प्यारे भाई जो मास का रेशियो होगा उसका रिवर्स लेंथ का रेशियो होगा एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई एग्जांपल के लिए यहां पे किसी फिगर को बैलेंस किया गया किसी फिगर को बैलेंस किया गया मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं यहां पे किसी फिगर को बैलेंस किया गया मेरे प्यारे भाई ठीक है ना और ये जो ये है लेंथ मेरे दोस्तों आपकी 56 सेंटीमीटर और ये 44 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर मतलब 80 सेंटीमीटर तो यहां पे जो वजन आप लगाओगे और यहां पे जो वजन आप लगाओगे उसका रेशियो कितना होगा उसका अनुपात क्या होगा बैलेंस यहां पे किया गया यहां पे जो वजन बिठाना है यहां पे वजन बिठाना उसका रेशियो कितना होगा तो जो मास का रेशियो उसका रिवर्स लेंथ का रेशियो सीधी सी बात है इसके आगे तो आगे से जाता है मुझे ये समझ नहीं आता अच्छा आदमियों यहां पे लेंथ का रेशियो कितना 8 56 8 80 लेंथ का रेशियो 7:10 लेंथ का रेशियो 7:10 8 56 8 80 तो मास का रेशियो हो जाएगा 10:7 10 केजी वजन रखने के 7 केजी यहां पे जो मास रखा जाएगा उसका रेशियो 10 रेशियो 7 क्लियर है आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई ठीक है नहीं आ सकते चलिए मेरे प्यारे भाई छोटी सी चीज आपसे पूछते हैं 65 सेंटीमीटर है 126 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर कितना वजन रखेंगे आप कितना वजन अगर यहाँ पे बैलेंस पॉइंट है यहाँ पे कितना वजन रखा जाएगा जल्दी करो इतनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे बजट में समझाने के लिए अरे मनीष सवाल में जिसकी जरूरत होगी वो करेंगे ना मास का रेशियो लेंथ का रेशियो बस होता है बस इतनी छोटी सी बात सारा सवाल है अभी m1 l1 बराबर m2 m1 l1 बराबर m2 मास लेंथ का बराबर होगा मास का करेस्पॉन्डिंग लेंथ का बराबर होगा आपको निकालना कितनी 60 126 तो 60 गुणा 126 बराबर हो जाएगा 90 गुणा क्वेश्चन मार्क आप रेशियो से कर सकते हैं 28 126 हमारे पंजे 90 5 60 12 बार चला जाएगा तो 12 7 84 यहाँ पे 84 दिया जाएगा मेरे दोस्तों बात समझ में आई 84 यहाँ पे आएगा आप रेशियो से कर सकते थे m1 गुणा l1 बराबर m2 गुणा l2 इसे भी कर सकते हैं एक ही बात है देखो आप आभासी वाली जानते होंगे ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों यहाँ 60 केजी वजन लगाया है यहाँ पे 84 केजी वजन लगाया है न्यूटन का नियम पढ़ा है एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन से 60 केजी वजन है 84 केजी वजन है तो इस पॉइंट पे कितने केजी वजन फील होता होगा ऊपर की ओर 60 + 84 8 और 14 144 केजी वजन का प्रेशर मेरे दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट पे फील होता होगा आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही समझ गया एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है यहाँ 60 केजी वजन 84 केजी वजन हमेशा नीचे की ओर काम करता है धरती के सेंटर की ओर 60 + 84 टोटल कितना 144 केजी तो इस पॉइंट पे 144 केजी वजन ऊपर की ओर फोर्स काम करता होगा नीचे 144 ऊपर 144 तब आप जाके बैलेंस हो गया आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही अब सवाल पे आ जाते हैं मेरे दोस्तों सवाल में आपको एरिया के 5 रेशियो 2 है 4 रेशियो 3 है 1 रेशियो भी पूछा है रेशियो में हमेशा सर्कल बंद करता हूं ध्यान से सुनिएगा अब दोस्तों ये बीडी रेशियो बीसी में ए रेशियो सी में कौन सी कॉमन है हम सी से शुरुआत करेंगे ध्यान सुनिएगा सी से बच्चों ये लाइन देखो ये लाइन बीसी अगर ये लाइन बीसी बैलेंस है बच्चों अगर ये लाइन बीसी बैलेंस है ये वाली लाइन बैलेंस है लेंथ का रेशियो 5 रेशियो 2 है लंबाई का रेशियो 5 रेशियो 2 है तो मास का रेशियो उल्टा होना चाहिए 2:5 वजन का रेशियो उल्टा होना चाहिए 2:5 आप बोलोगे उल्टा होना चाहिए मतलब यहां 2 किलो वजन रखोगे 5 किलो रखोगे 2 किलो रखोगे बच्चों 5 किलो रखोगे ठीक है तो बैलेंस होगा 2 5 10 और 5 10 बराबर हो गया मैंने लंबाई 2 5 10 लंबाई का रेशियो 5 रेशियो 2 है तो बैलेंस करने के लिए मास का रेशियो उल्टा है 2 किलो बांट रखोगे 5 किलो बांट रखोगे ये देखिए अगर ये वाली लाइन बैलेंस है वाली लाइन लेंथ का रेशियो 4:3 है लेंथ का रेशियो तो मास का रेशियो उल्टा होना चाहिए आप बोलोगे उल्टा होना चाहिए लेंथ का रेशियो 4:3 है मास का रेशियो उल्टा यहां 3 किलो वजन रखोगे यहां 4 किलो वजन आपको रखना होगा 4 किलो बैलेंस करने के लिए 3 किलो रखोगे 4 किलो रखना होगा आप बोलोगे जी सर अब सुनो यही सवाल में लॉजिक है बच्चों भाई इस लाइन की वजह से यहाँ पे 5 किलो वजन रखना पड़ा बैलेंस करने के लिए और इस लाइन की वजह से यहाँ पर 4 किलो वजन रखना पड़ा लंबाई का रेशियो 4 है मास का रेशियो 3 और 4 यहाँ 5 किलो रखना होगा इस लाइन की वजह से 4 किलो रखना पड़ा तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए सिंपल रखने के लिए क्यों ना यहाँ पर 5 और 4 कैल्शियम 5 और 4 कैल्शियम होता है 20 यहाँ 20 किलो का एक सिंगल बार रख देते हैं हम 20 किलो का एक सिंगल बार रख देते हैं 20 किलो का आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से 20 किलो का एक सिंगल बार रख लो कौन निकाल लो सर 20 किलो का एक बार रख लो इससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी बच्चों देखो भाई 20 × 40 20 × 40 हो रहा है यहाँ 40 होना चाहिए 5 × 40 यहाँ पे 8 किलो आएगा 8 × 40 20 × 40 बराबर हो गया यहाँ देखो 20 या 60 m1 बराबर होगा 20 या 60 या 15 होगा 15 60 15 केजी
20 या 60 और 15 चौका 60 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से बैलेंस करने के लिए। नाउ बच्चों अगर ये लाइन बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है कहां पर? स्पॉट एफ पर। यहाँ 15 केजी मास है, 8 केजी है, 15 किलो वजन है, 8 किलो है, तो लेंथ का रेशियो उल्टा होगा। यहाँ 15 किलो वजन है, 8 लेंथ का रेशियो उल्टा होगा, 8 इधर जाएगा मेरे दोस्तों, 15 इधर आएगा, 8 रेशियो 15। यानी कि AF से FB का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई 8/15 होगा, 8/15 सवाल का आंसर है। मात्र 3-4 सेकंड में सवाल किया जा सकता था अगर आपको पता होता। चलो कोई बात नहीं, सुनो खत्म नहीं हुआ। आपसे एग्जाम में AO से OD का रेशियो पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे? आपसे एग्जाम से BO से OE का रेशियो पूछा जाएगा कैसे करेगा? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा CO से OF का रेशियो बताओ। इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, सही आया है कि गलत आया, चेक कर सकते हैं प्यारे भाई। सुनो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। भाई ये लाइन अगर बैलेंस है बच्चों, ये लाइन अगर बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है, एक लाइन को बैलेंस करना, ये लाइन अगर बैलेंस है, यहाँ 8 किलो वजन रखा है, यहाँ 20 किलो, या 8 और 20 का यहाँ 28 किलो वजन होगा, 8 + 20 28 आप बोलोगे 28 किलो होगा। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे जी सर। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है, ये लाइन अगर बैलेंस है, 15 किलो है 20, या 15 + 20 35 किलो वजन फील होगा, आप बोलोगे 35 किलो वाट। या अगर ये लाइन बैलेंस है, 15 किलो वजन है 8, या 15 + 8 या 23 किलो वाट 23। सवाल समाप्त मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन सॉल्व। ये लाइन अगर बैलेंस है, ये वाली लाइन एडी अगर बैलेंस है, ये वाली लाइन एडी कहां पर? पॉइंट ऊपर बात कर रहे हैं अब। या 15 केजी है या 28 केजी है, 15 + 28 43 केजी रखना पड़ेगा, 43 आप बोलोगे जी सर 43 केजी रखेंगे। 15 + 28 43, ये देखो ये लाइन अगर बैलेंस है तो 8 + 35 ये भी 43 आ रहा है, 43 आप बोलोगे हां जी सर आ रहा है। 23 ये लाइन सीएफ बैलेंस है, 23 + 20 43 ये भी 43 आ रहा है, आप बोलोगे हां जी सर कमाल हो गया, ये भी 43 हुआ, ये भी 43 हुआ, 15 28 ये भी 43 हुआ। यानी कि मेरा सवाल एकदम सही है। मुझसे जो मर्जी चाहे पूछ लो, मुझे एओ से ओडी का रेशियो निकालना है। इस लाइन एडी पे तो काम करना है, इस लाइन एडी पे 15 किलो वजन है 28 किलो वजन है, लेंथ का रेशियो उल्टा हुआ 28 इधर आएगा 15 इधर आएगा। एओ से ओडी का रेशियो होगा 28 रेशियो 15। ठीक है, मुझसे पूछा है कि बीओ से ओई का रेशियो बताओ, 8 है 35 है, लेंथ का रेशियो उल्टा होगा 35 इधर आएगा 8 उधर जाएगा, तो ओई से बीओ का रेशियो होगा 8/35 8/35 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मुझे सीओ से ओएफ का रेशियो पूछा है, ये लाइन बैलेंस है 23 + 20 30 वजन है 20 है, तो 20 इधर जाएगा 23 इधर आएगा, 23 इधर 20 इधर उल्टा हो जाता है, तो सीओ से ओएफ का रेशियो 23/20 निकल गया। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप चारों में से कुछ भी निकाल सकते हैं, सवाल 1 सेकंड में हो जाएगा। जरूरत है नहीं सुभाष, बोलो। चल 8 कहां से आया सर प्लीज? बेटा देखो 20 दूनी 40 m1 l1 m2 के बराबर होना चाहिए, 40 करने के बाद 40 करना होगा, 40 याद करो। ठीक है, एओ से ओबी का रेशियो पूछे, एओ से ओबी का ये नहीं पूछेगा, रेशियो हमेशा एक ही सिंगल लाइन पूछेगा, एक ही सिंगल लाइन, ऐसा नहीं इसको कुछ पूछने लगे चाल थोड़ा है। ओबी से ओई गलत है, ओबी से ओई गलत है, ओबी 35/8 है, सॉरी ओबी से ओई का रेशियो 35/8 उल्टा लिख दिया, सॉरी 35.8 है। ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे? चलिए अगर आपको इसमें ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त, बात समझ में आई? थोड़ा सा डाउट है तो मैं आपको सेकंड फिगर एक्सप्लेन करूंगा, उससे आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा। सेकंड ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल एबीसी बना लिया बच्चों, ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ये लाइन एडी जो है आपकी सी1 है, ये लाइन आपकी बीई सी1 है, ये लाइन आपकी जो है यहाँ पर सीएफ सी1 है, और ये ओपे काट रहे हैं ओपे। तो सवाल के अकॉर्डिंग आपको दिया है कि बीडी से डीसी का जो रेशियो है 5:3 है, बीडी से डीसी का रेशियो 5:3 और एओ से ओडी का रेशियो 7:40 7 रेशियो है एओ से ओडी का। एक रेशियो आपको साइड पे दिया, एक रेशियो आपको सीवन पे दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ बीओ से ओई का रेशियो क्या होगा? बीओ से ओई का मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ सीओ से ओएफ का रेशियो क्या होगा? ये सवाल आपके सामने पेपर कौन पूछ रहा है? इसमें से कोई एक पूछ रहा है तो ये आपको मैं आपको सब निकालना सिखा रहा हूं। देखो नंबर 2 ध्यान से समझिए, ये सवाल आपके सामने पेपर में आ गया। इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा है, आपको याद रहेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि आपके अंदर है नहीं, कंसेप्ट जरूर सीख सकते हो। दो ही आपको रेशियो देगा, उसी से सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये साइड बीसी है मेरे भाई, बीडी से डीसी का रेशियो 5:3 है, ये सीवन एडी है, एओ से ओडी का रेशियो 7:4 है। अगर ध्यान से देखेंगे साइड बीसी में और सीवन एडी में ये वाला पॉइंट यहां पे कॉमन दिख रहा है, मैं यहां से शुरुआत करूंगा, यहां से एक एक लाइन को धीरे-धीरे बैलेंस करते हुए चलूंगा, मजा आएगा। यहां से शुरुआत करूंगा, ये साइड बीसी में और ये एडी में ये वाला पॉइंट कॉमन है, आप बोलोगे हां जी सर ये वाला पॉइंट कॉमन है, ये वाला, ठीक है जी। शुरू करते हैं मेरे भाई, पॉइंट यहीं से शुरुआत करेंगे। अगर ये लाइन बीसी बैलेंस है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये लाइन बीसी बैलेंस है, लाइन बीसी बैलेंस है, बीसी को बैलेंस करते हैं, ये लंबाई का रेशियो 5:3 है, तो वजन का रेशियो उल्टा होना चाहिए 3/5। फिर अगर इस लाइन बीसी को बैलेंस करना है, लंबाई का रेशियो 5:3 है, तो वजन का रेशियो वेट का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 3 का पार्ट को 5 किलो का वजन को पार्ट 3 केजी का पार्ट को 5 केजी का रखो, तो 3 और 5 तो पॉइंट बी पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, आप बोलोगे सर इस पे 8 आ जाएगा। नाउ लिसन केयरफुली भाई, अगर ये लाइन बैलेंस है, वाली लाइन बैलेंस है, वाली लाइन यहां 7:4 तो वजन का रेशियो उल्टा होना चाहिए, यहां पे 4 केजी का वजन रखो, यहां पे 7 केजी का रखो, 7 उल्टा होना चाहिए रेशियो, यहां पे 4 और ये 7। अब देखो इस लाइन की वजह से यहां पे रखना पड़ रहा है 8 और इस लाइन की वजह से यहां पे रखना पड़ रहा है बच्चों 7। तो क्यों ना पॉइंट डी पे दोनों को क्या दिया जाए? 8 और 7 का एलसीएम, 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 56। पॉइंट डी पे 56 केजी वजन रख दिया जाए, 56 केजी 56 केजी वजन रख देते हैं, टेंशन ही खत्म करते हैं, ऐसे रुक जाओ। 56 केजी वजन रख देते हैं पॉइंट डी पे, आप बोलोगे सर बिल्कुल 56 केजी वजन रखते हैं, 56 केजी रखने के लिए आप बोलोगे सर ये लाइन बैलेंस है, बच्चों ये वाली लाइन आपकी बैलेंस है। ये 5:3 लंबाई का रेशियो था, मास का रेशियो होना चाहिए 3:5, लेकिन 3 और 5 8 आना चाहिए, 8 की जगह 56 रख दिया, 7 गुना 7 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 7 गुना होगी ना 21 21, 5 की वैल्यू भी 7 गुना होगी ना 35, आप बोलोगे यानी कि 35 केजी का पार्ट होगा, ठीक है। तो तभी तो आएगा 21 + 35 56 है ना, तो बैलेंस होगा 21 के 63 और सॉरी 21 × 105 35 × 105 होगा कि नहीं? हमारे 21 × 105 35 × 105 आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, भैया लंबाई का रेशियो 7 4 है, तो वजन का रेशियो उल्टा होना चाहिए 4 7, वजन का रेशियो उल्टा होना चाहिए 4 7 होना चाहिए, लेकिन 7 की जगह मैंने 56 कर दिया 8 गुना, या 4 की वैल्यू 8 गुना होना चाहिए 32 आ जाएगा मेरे प्यारे। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सॉल्व। भाई अगर 32 किलो वजन है या 35 है, तो पॉइंट ई पे कितना आएगा? 32 + 35 67 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां सर 67। अगर ये वाली लाइन बैलेंस है या 52 है या 21 कितना आएगा? 32 + 21 यहाँ पे 50 केजी में आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे जी सर ध्यान सुनिएगा, ये वाली लाइन अगर बैलेंस है बच्चों ध्यान सुनिएगा, ये 32 है, ये 56 है, यहाँ कितना आएगा? 6 2 8 5 3 8 88 केजी आना चाहिए, यहाँ पे 88 केजी, ये बैलेंस है। तो 21 + 67 ये भी 88 हो गया। ये वाली लाइन अगर बैलेंस है 53 और 35 ये भी 88 हो गया, यानी कि मेरा सवाल एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 56 के कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 7 और 8 का एलसीएम, बीओ से ओई का रेशियो निकालना, बीओ से ओई का ये वाली लाइन को बैलेंस कर दिया है, 21 + 67 88 आ रहा है, 32 + 56 88 हो रहा है, 35 + 53 88 हो रहा है, ये वाली लाइन बैलेंस है। 21 67 मास का रेशियो है, तो लेंथ का रेशियो होगा 67 और 21 67/21 आएगा। सवाल में आपसे सीओ से ओएफ का रेशियो पूछा जाएगा 35 केजी है, 53 है, तो लेंथ का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 53 रेशियो 35 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सवाल में आपसे ए से ईसी का रेशियो पूछा जाए कि बताओ ए से ईसी का अनुपात क्या है? आप ये भी बता सकते हैं। भाई अगर वाली साइड बैलेंस है, वाली साइड बैलेंस है, 32 किलो वजन है 35 तो 35 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ए से ईसी का रेशियो 35 रेशियो 32 होगा। तो एग्जामिनर आपसे जो मर्जी चाहे वो निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, बहुत ही प्यारी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट फिगर को समझते हैं, उसके बाद इन पे बेस सवालों को आप खुद से करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, इस कांसेप्ट की खास बात क्या है कि आप आंसर चेक हो जाता है कि आपने सही गलत किया है और सही किया कि गलत किया है। फर्स्ट फिगर में 48 कैसे आया? हां 48 है भाई, 48 तो है नहीं, 43 है भाई वो। रेशियो बैलेंस ना हो तो क्या करें? रेशियो बैलेंस ना हो तो आपने गलत किया विशाल, आपने एक मिस्टेक की है जी। नेक्स्ट लास्ट फिगर समझेंगे, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है ऐसे लेवल पे। मैं आपके सामने ट्रायंगल एबीसी बनाता हूं, कौन सा है? अब की बार आपको दोनों सीवन रेशियो देगा। भाई ये सीवन है आपकी एडी, ये दूसरी सीवन है मेरे बच्चों आपकी बीई और तीसरी सीवन है स्टूडेंट आपकी सीएफ, और यहां पे काट रहे हैं पॉइंट ऊपर। तो आपको ध्यान रखो एओ से ओडी का रेशियो है, एओ से ओडी का 5:3 5:3 और सीओ से ओएफ का रेशियो आपको दिया, सीओ से ओएफ का रेशियो दिया है मेरे दोस्तों। सीओ से ओएफ का रेशियो कितना लेते हैं? 4:1 4:1 4:1। एओ से ओडी का रेशियो 5:3 है, सीओ से ओएफ का रेशियो 4:1। मेरा सवाल आपसे है कि बीओ से ओई का अनुपात बताओ क्या होगा। देखता हूं कौन सा बच्चा सॉल्व करने की ताकत रखता है। उसमें क्या एलसीडी क्यों निकाल रहे हैं? उससे क्या होता है? कैलकुलेशन कम हो जाती है भाई।
सुनो जैसे देखो आपको दो सीएल दिया है, सबसे पहले ये वाली लाइन एडी में ए और रेशियो डी सी और रेशियो है, दोनों पॉइंट ओ कॉमन है, पॉइंट ओ से शुरुआत करेंगे, किससे शुरुआत करेंगे, पॉइंट ओ से शुरुआत करेंगे, ध्यान से देखिएगा, टेक्निकल सवाल ज्यादा लिख नहीं सकता, बोलूंगा समझ लीजिएगा। अगर लाइन बैलेंस है, ये लाइन बीडी बैलेंस है, लंबाई का रेशियो 5 3 है, तो वजन का रेशियो उल्टा होगा 3 रेशियो 5, वजन का रेशियो उल्टा होगा 3 रेशियो 5, आप बोलोगे 3 रेशियो 5, अगर 3 रेशियो 5 है तो पॉइंट ओ पे कितना आएगा 8 आएगा, 3 और 5 8। अगर दोस्तों ये वाली लाइन बैलेंस है, ये वाली लाइन अगर बैलेंस है, वाली लाइन सीएफ 4 रेशियो लंबाई का रेशियो है, तो वजन का रेशियो उल्टा होना चाहिए 5 4, वजन का रेशियो 5 4 होना चाहिए, तो पॉइंट ओ पे आएगा, इसकी वजह से सीएफ की वजह से पॉइंट ओ पे आएगा 4 5 आएगा, तो इस लाइन की वजह से तो यहां पे 8 आ रहा है और इस लाइन की वजह से यहां पर 5 आ रहा है, तो क्यों ना 8 और 5 कैल्शियम 40 कर दिया जाए यहां पर। आप बोलोगे हां जी सर आपने बहुत अच्छा किया, यहां पे 8 और 5 कैल्शियम 40 केजी का बांट रखो, 40 केजी का आप बोलोगे जी सर, इससे आपको कोई झंझट नहीं होगा, 8 भी खुश और 5 भी खुश। अब सवाल सॉल्व, मैंने यहां पे 40 केजी का बांट रख दिया, 40 केजी का 5 रेशियो 3 मेरे दोस्तों इसका रेशियो लंबाई का, वजन का रेशियो होना चाहिए 3 5 3 5, तो 3 और 5 टोटल होना चाहिए था 8, 8 की जगह मैंने रखा है बच्चों 40, 3 और 5 वजन का रेशियो 8 होना चाहिए, 8 की जगह मैंने 40 रखा है 5 गुना, फिर 5 गुना होगा 3 की वैल्यू 15 और बच्चों 5 की वैल्यू 25, यहां पे 15 है यहां पे 25 है, अभी तो 25 के 75 15 75 बैलेंस हो रहा है। ये लाइन देखो, ये लाइन 40 है मेरे दोस्तों, लंबाई का रेशियो 4 वजन का रेशियो उल्टा हुआ मेरे दोस्तों 4 1, क्या आप बोलोगे जी सर टोटल होना चाहिए 4 1 5, 5 की जगह मैंने यहां पे 40 रखा है 8 गुना, 4 5 5 की जगह मैंने 40 रखा है 8 गुना, फिर 8 गुना होगा 4 का 8 गुना 32 और 1 8 गुना बच्चों 8, तो बैलेंस हो रहा है 32 32 का 32 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही सवाल सॉल्व, ठीक। अगली लाइन बैलेंस वाली लाइन, या 15 केजी है 8 केजी है कितना 23 केजी आएगा कि नहीं आएगा 23, देखो आपसे क्या पूछा था, आपसे मेरे दोस्तों ये पूछा था बीडी, ये वाली लाइन का बैलेंस वाली लाइन है 25 केजी का वजन है 8 है, यहां कितना होगा बच्चों, यहां 17 होगा 17 17 प्लस 8 करेंगे तो ही 25 आएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही सवाल सॉल्व। देखो ये लाइन बैलेंस होगी 17 प्लस 23 40, ये बैलेंस हो गया 25 प्लस 15 40, ये बैलेंस हो गया 32 प्लस 8 40, एकदम सही है बिल्कुल मस्त। आपसे बीओ से ओई का रेशियो पूछा, ये लाइन बैलेंस कर दी हमने 17 रेशियो 23 लेंथ का रेशियो, मास का रेशियो लेंथ का रेशियो 23 इधर जाएगा 17 23 रेशियो 17 सवाल का आंसर, अच्छा सवाल है। साइड में पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि एएफ से एफबी का रेशियो बताओ, आपसे एएफ से एफबी का रेशियो आपसे पूछ लिया, ये वाली साइड बैलेंस है 15 केजी 17 केजी तो लेंथ का रेशियो उल्टा 17 इधर आएगा 15 17 15, आपसे ये पूछ लिया कि बताओ मेरे दोस्तों यहाँ पे ए से ईसी का रेशियो बताओ, ए से ईसी का रेशियो बताओ क्या होगा, और ये लाइन अगर बैलेंस है 15 केजी मास से 8 केजी तो लेंथ का रेशियो 8 ऊपर जाएगा 15 नीचे, ए से ईसी का रेशियो 8 15, कुछ भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, और आप समझ में आया कि नहीं आया, तीनों फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन करे, तीनों में से कोई ना कोई तो ढंग से आया होगा, उसी को थोड़ा सा लगा के आप समझ सकते हैं, ठीक है। केवल मैं पढ़ाता हूं तो कुछ मेहनत ना करो, कोई फायदा नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं डाटा ले लेके, चलेगा। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस डाले हैं, अब हम इस पे सवाल करेंगे, सारे सवाल मैंने करवाऊंगा, मैंने आपको आंसर बता दिया, तो सवाल आप खुद से करिएगा दोस्त जी। ये बताओ मेरे क्वेश्चन नंबर 21 बनेगा, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं कि पेपर में ज्यादा आता है, एक थोड़ा मैं आपको बता दूं, इसको याद कर लो मेरे बच्चे, पेपर में सबसे ज्यादा यही पूछ जाता है, सीवास थ्योरम सीवास थ्योरम सीवास थ्योरम। जैसे मेरे पहले मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ए बी सी, और इसी में एडी, इसी में दोस्तों बीई, और इसी में बच्चों आपकी सीएफ, यहाँ पे काट रहे पॉइंट ऊपर, तो कभी आपके सामने ऐसा सवाल दिया केवल साइड पे बात करनी, साइड पे, और एक ही ऑर्डर में आपको चलना है, पॉइंट रुपए, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, छापिए पर आपको एक डायरेक्शन में चलना है। ये एफ है साइड पे, उसी में साइड पे पॉइंट कर दिया, एफ है एफबी है, तो एफ बटे एफबी, एफ बटे एफबी मल्टीप्लाई, ये बीडी है ये डीसी है, मल्टीप्लाई बीडी अपॉन डीसी इनटू ये सीई है और ये ई है, मल्टीप्लाई सीई अपॉन ई बराबर 1, ये है मेरे दोस्तों सीवास थ्योरम, यही है बच्चों सीवास थ्योरम। एफ अपॉन एफबी मल्टीप्लाई बीडी अपॉन डीसी मल्टीप्लाई सीई अपॉन ई इक्वल टू 1 होता है प्यारे बच्चे, बड़ा बेसिक सा सवाल दोस्तों ये बनता है। अब जैसे एग्जाम ने मेरे पहले आपको ये क्वेश्चन दे दिया, कौन सा क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम ने आपको ये दे दिया कि 3 रेशियो 8 है और ये मेरे दोस्तों 11 रेशियो 9 है, आपसे पूछ लिया कि बताओ बीडी बटे डीसी क्या है, बीडी बटे डीसी क्या है, ये सवाल आ गया, अब आप रोने लगोगे, जीको के जोर से मार मार के, अरे ये सवाल आ गया, ये सवाल आ गया आपके सामने, आपको रोने की जरूरत नहीं, मास्टर ज्योमेट्री का खुला ऑफर तो है आपके पास, एडी जस्टिस सीरियन करंट पूछा कि आपको साइड पे पूछा बीडी अपॉन डीसी, तो भाई सीवास थ्योरम लगा सकते हैं, ये कमान 3 है, एक डायरेक्शन चलना है, 8 है, मल्टीप्लाई बीडी अपॉन डीसी, मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों 9 9 बटे 11 बराबर 1, तो कटेगा तो नहीं, तो बीडी अपॉन डीसी कितना 11 88 बटे 27, तो बीडी से डीसी का रेशियो 88 रेशियो 27 आना, ये सवाल का आंसर है, खाली 1 सेकंड लगेगा पेपर में, समझ में आया। चलो इसमें प्रीवियस में सवाल आया हुआ है, इसमें ये बताओ जल्दी से, देखिए आपकी नेक्स्ट याद करिए, आपके सामने ट्रायंगल ऐसा आ जैसे आपको एक्स बताना है, एक्स साइडों पे दिया हुआ तो सीवास थ्योरम लगा सकते हैं, सीवास थ्योरम एक और में चलिए 6 है 4 है, तो 6 बटे 4 गुणा ये 7 है 10 गुणा 7 बटे 10 गुणा ये x है 8 इनटू x बटे 8 बराबर 1, इससे आपका काफी समय बचेगा। अब 2 3 6 2 4 8 x की वैल्यू आ गई 4 4 16 160 अपॉन 21, x की वैल्यू 160 अपॉन 21 आ गई, एप्रोक्स आएगा 21 147 एप्रोक्स 7.6 आएगा, सवाल का आंसर ए ऑप्शन करेक्ट, एप्रोक्स 7.6 लगभग। अगला सवाल, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन 22वां 23वां 24वां 25वां 26वां आप खुद से करिएगा, खुद से करिएगा, बाकी सारे इनके पीछे कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं पढ़ के सवाल आने से पेपर में उतना नहीं है, ये बताइए 27 में आपको कराऊंगा, बताओ। आओ आओ बताओ सवाल, दिए गए चित्र में एएफ 9 है, बीडी 10 है, डीसी 14 है, ए से एएफ 9 है, एसी की लंबाई आपसे पूछी है, करो बच्चों, काफी सारे लोगों ने आंसर दे दिया, मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं जी, ठीक है, अब देखो सवाल आपको दिया क्या है, ए से ईडी का रेशियो आपको 3 रेशियो 4 दिया है, बीडी 10 डीसी 14, बीडी आपको 10 दिया डीसी 14, 3 रेशियो मिल जाएगा, बीडी 10 डीसी 14 दूसरा काट दो 2 14, बीडी से डीसी का रेशियो दिया 5 रेशियो 7, आपको दिया एएफ की लंबाई 9 सेंटीमीटर, एसी आपसे पूछा है, तो इसलिए आपको इस साइड एसी पे काम करना होगा, मतलब अल्टीमेटली साइड एसी का रेशियो निकालना है, बताओ बच्चों कैसे करेंगे स्टूडेंट, भाई ये लाइन है और ये सीजन है, दोनों में पॉइंट भी कॉमन है, यहीं से शुरुआत करेंगे, मेरे पहले यहीं से करो शुरुआत, ये 5 रेशियो 7 लंबाई का रेशियो मास का रेशियो उल्टा होगा 7 5 मास का रेशियो उल्टा होगा 7 5, इसकी वजह से यहां कितना आएगा 12 आएगा 12, ये वाली लाइन बैलेंस है, लंबाई का रेशियो 3 4 मास का रेशियो उल्टा होगा 4 ये 3 ये 4 ये 3 मेरे भाई 4 3 आएगा, ठीक है, आप बोलोगे सर, तो क्यों ना मेरे दोस्तों 12 3 कैल्शियम तो 12 होता है, 12 किलो वजन रख लिया जाए, 12 3 कैल्शियम तो 12 होता है, 12 केजी वजन रख लेते हैं, 5 रेशियो 7 है, 7 आ जाएगा मेरे दोस्तों, या 5 आ जाएगा, अब सुनो 12 44 मैंने 12 45 16 16 48 16 48 48, अभी लाइन बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है, 16 केजी मास है 5 है, तो लेंथ का रेशियो उल्टा 5 रेशियो 16 आप बोलोगे सर, सामने एफ की जो लंबाई है वो कितनी दी है मेरे दोस्तों 9 सेंटीमीटर, एफ की लंबाई 5 किलो 9 सेंटीमीटर कितने गुना 1.8 गुना, आपसे टोटल एसी पूछा, टोटल एसी कितना 5 + 16 21, तो
21 की वैल्यू भी 1.8 गुना आएगी। 21 से 21 के साथ 168 16.8 ऐड करेंगे तो 37.8 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। एक और मेरे प्यारे भैया बताएंगे 28 नंबर बनाओ। बहुत अच्छा सवाल है। दिए गए चित्र में आपके सामने ट्रायंगल एबीसी दिया है। ए की लंबाई 96 है ना, ए की जो लेंथ है आपको 96 सेंटीमीटर दी है। 96 बीओ से ओडी का रेशियो 7:5 है, बी से सी का रेशियो 3:4 है। आपसे पूछा ओई की लंबाई, आपसे पूछे ओई, ठीक है। चित्र बड़ा कर देना मेरे प्यारे भाई। सवाल में आपको बीओ से ओडी का रेशियो 7:5 है, बी से सी का रेशियो 3:4 है। आपसे ए की लंबाई 96 दिया, ओई पूछा। करो बच्चों भाई सुनो, ये लाइन बीसी, अगर लाइन बीसी बैलेंस है, अगर बच्चे लाइन बीसी बैलेंस है 3:4 लंबाई का रेशियो, साइड एक सी दिया 3:4 लंबाई का रेशियो है, तो मास का रेशियो उल्टा होगा। यहाँ पे 4 केजी वजन आएगा, यहाँ पे 3 केजी वजन आएगा। अगली वाली लाइन बैलेंस है 7:5 का रेशियो लंबाई का, तो मास का रेशियो उल्टा होगा। यहाँ पे 5 केजी वजन आएगा, मेरे दोस्त यहाँ पे 7 आएगा। तो क्यों ना दोनों में ये पॉइंट बी कॉमन है ना, तो क्यों ना इस पॉइंट बी पर इस लाइन की वजह से 5 आ रहा है, इस लाइन की वजह से 4 है। क्यों ना 4 और 5 कैसे 20 केजी के सॉल्व कर ले, 20 केजी का पार्ट रख दिया 20 किलो का, अब बैलेंस करो, इजीली हो जाएगा भाई। अगली लाइन आपकी बैलेंस वाली लाइन कहां पर, पॉइंट बी पर, तो 20 दिया 60 हुआ है, तो यहाँ 4 गुना 15 60, यहाँ पे 15 आना चाहिए। अगली लाइन बैलेंस है तो 20 7 140 हुआ है, यहाँ कितना हुआ 140 बटे 5 28 होगा, 28 5 140, 20 7 140 भाई। अगर स्टूडेंट ये लाइन आपकी बैलेंस है 28 केजी है, 15 यहाँ कितना आएगा बच्चों, 13 केजी आएगा, 13 प्लस 15 28 होगा। स्टूडेंट ये लाइन आपकी बैलेंस वाली, यहाँ 20 केजी वजन है, 15 कितना होगा, 20 प्लस 15 35 ना। मुझे तो काम करना था इस साइड पे, साइड ए पे, यहाँ 13 केजी वजन है 35, तो वजन का रेशियो 35 है, लंबाई का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 35 अनुपात 13 लंबाई का रेशियो उल्टा हो जाएगा बच्चों, 35 अनुपात 13। तो टोटल कितना होगा भैया, ए 35 और 13 48 हो गया 48, 48 की वैल्यू 96 दिया दुगना, तो 13 वही पूछा 13 यूनिट, 13 की वैल्यू दुगना होगी 26 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही अच्छा और एक शानदार सवाल था बच्चों, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।